नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं एज कंपेयर करें, हम अगर जो आज हमने आजकल में जो वीडियो करी है, जिस वीडियो पे डिस्कशन हुआ है उससे रिलेटेड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड बहुत ही बड़ा एक, आप मान लीजिए कि अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो ये आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि एक सरकारी जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है जो कि ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी की तरफ से, शॉर्ट में मैं इसको ओसेपा बोलूँगा, जहाँ पर भी इसका नाम आएगा ओसेपा लेकर हम इसको चलेंगे। तो आप देखेंगे तो ओसेपा की तरफ से ओडिशा राज्य के अंदर वैकेंसी निकाली गई है स्कूल्स के अंदर टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए। यानी कि फर्स्ट टू एट्थ क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उन जो भी सब्जेक्ट्स होते होंगे, और स्पेशली उड़ीसा के स्कूल के अंदर, उड़ीसा के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं और जो भी फर्स्ट टू एट्थ क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको बता दूं कि उन सभी के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर, जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे उनके ऊपर हम बात करेंगे। उन सब के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने जो है टोटल 20,000 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके लिए वैकेंसी निकाली है। 20K बोलूँगा मैं इसको, यानी कि 20,000 ऐसी वैकेंसियां हैं जो कि निकाली गई है ओडिशा राज्य के अंदर। यानी आप देख लीजिए कि 20,000 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो इस जॉब को लेने वाले हैं और पूरे ओडिशा राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इस जॉब को ले पाएंगे, और वो भी स्कूल्स के अंदर, एक गवर्नमेंट जॉब और बहुत सारे फायदों के साथ। तो आप सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एंगेजमेंट यानी कि अरेंजमेंट समझ लीजिए, या फिर एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टीचर, और ये स्कीमेटिक 2023। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग जो है नोटिस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला वाला जो हमारा होगा वो नोटिफिकेशन होगा, जो कि आपका 22 अगस्त को आया था, और फॉर्म्स आज से शुरू हुए हैं, आज से फॉर्म भरना चालू हुआ है। तो हम जानेंगे नोटिफिकेशन को, जान लेंगे। फिर हम जानेंगे नोटिस फॉर एडवर्टाइज। अब देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, जो पहले विज्ञापन आया उसको जानेंगे, और सिलेबस भी जानेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम होगा क्योंकि आपका टीचर की रिक्रूटमेंट है, आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिर हम जानेंगे रीसॉल्यूशन, और उसके बाद हम रेम्यूनरेशन यानी कि कितने पैसे मिलेंगे काम करने के। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट जानेंगे, क्या क्या फॉर्म में डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगाने हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी बता दूंगा मैं आपको, जो कि आपका ओडिशा एक्ट के तहत यानी कि आपका ओडिशा राज्य में जो एक्ट बनाया गया उसके तहत कितनी वैकेंसियां डिस्ट्रिक्ट वाइज फिक्स्ड करी गई हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट जाएंगे कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए एक बात आपको क्लियर कर दूँ, फॉर्म भरवाया नहीं जाएगा इस वीडियो में। अगर रिक्वायरमेंट होगी, और डेफिनेटली ये फॉर्म की वीडियो ज़रूर आ रही होगी समय रहते, लेकिन आपको बता दूँ यहाँ पर मैं ये बता दूंगा कि कौन से लिंक से जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस चीज़ को प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताया था जितने भी लिंक यहाँ पर नोटिस के हैं वो सारे, प्लस आपका वैकेंसी का अप्लाई करने के लिंक और वेबसाइट का लिंक, और भी इससे ये सारे लिंक आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी वीडियो के सही नीचे आपको मिल जाएंगे, तो आप अलग अलग जगह नहीं भटकेंगे इसके लिए। तो ये आपके लिए बात क्लियर कर दी है मैंने। अब मैं एक एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अभी कैंडिडेट्स के डाउट रहेंगे, जैसे कि कोई कैंडिडेट किसी अदर स्टेट से देख रहा है, उसका होम स्टेट ओडिशा नहीं है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट राजस्थान से इस वीडियो को देख रहा है, कोई कैंडिडेट्स मान लीजिए इसको जम्मू एंड कश्मीर से देख रहा है, कोई कैंडिडेट मान लीजिए इसको मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ऐसी जगहों से अगर वो कैंडिडेट देख रहा है, तो मैं उसके लिए भी ये डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर ही कि वो अप्लाई कर सकता है या नहीं। और स्पेशली ओडिशा राज्य के तो हर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है ही। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो आपका एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि ओडिशा गैजेट के अंदर ये चीज़ निकाली गई है। जैसे गैजेट आप जानते हैं, गैजेट मतलब ये हो जाता है कि एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिश बाय अथॉरिटी के द्वारा ये पब्लिश हो जाता है। ये एक, आप मान लीजिए कि ये एक गैजेट ऑफ इंडिया भी होता है उस तरीके से। ये चीज़ ऐसी होती है, ये लाइनें वो होती हैं, ये बातें वो होती हैं जो छप जाती हैं आपकी, और ये एक आप एक पब्लिकेशन के थ्रू समझ लीजिए छप जाती हैं, और ये बहुत चीज़ें सोच के ये चीज़ डिज़ाइन करी जाती है जो भी इसके अंदर डाला जाता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्यूसडे को ही
आपके जैसे कि पहला नोटिफिकेशन जो आया था जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका जो गैजेट था ये आपका 1945 में ही बन गया था इस रूल्स ओडिशा स्टेट के अंदर रिक्रूटमेंट कराने के लिए इस वैकेंसी इन चीज़ों पर, इन वैकेंसियों पर। अब जैसे आप देख रहे हैं स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट और रीसोल्यूशन, जैसे कि अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर हम रिक्रूटमेंट करा रहे हैं जूनियर टीचर के लिए, यानी 1st to 8th क्लास के लिए हमें टीचर्स चाहिए स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। तो उसके लिए हम रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, यानी हम जो है भर्तियां करा रहे हैं, हम जॉब्स के लिए अप्लाई करने को बोल रहे हैं। द राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, अब देखिए 2009 में आया था, कम्स इनटू फोर्स विद इफेक्ट्स ऑफ 1st of April 2010, यानी कि आपका 2010 हेयर इन आफ्टर कॉल्स सेड एक्ट। तो अब ये आपको बता दूं 2009 में और उसके बाद 2010 में भी इस एक्ट को बताया गया कि एक राइट होना चाहिए बच्चों को पढ़ने का, और साथ में कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि हर एक के लिए ज़रूरी एजुकेशन होना। उसके हिसाब से आपका देखेंगे तो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 38 ऑफ द सेड एक्ट द ओडिशा राइट ऑफ द चिल्ड्रंस टू फ्री, वही सेम बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया। तो राइट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बोला गया हैव बीन नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन एंड इट केम्स इनटू फोर्स, और द सेड एक्ट प्रपोजेस टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, मतलब फ्री एजुकेशन मतलब फ्री में पढ़ाना, कंपल्सरली पढ़ाना, मतलब टू एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप जो भी 6 से 14 के बीच में आ रहे हैं। मैं बता दूं आपको 1st to 8th क्लास के लिए ये एज ग्रुप होगा यहाँ पर आपके लिए पढ़ाई के लिए। सेक्शन 8 ऑफ द सेड एक्ट, अब ये यहाँ पर मैं ये वैकेंसी टीचर्स की है, तो आपको समझना है कि आपको इस एज के ग्रुप के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। स्टूडेंट्स एट द स्टेट गवर्नमेंट सेल इंश्योर गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन कॉन्फॉर्मिंग टू द स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल। अब ये देखिए सेक्शन है, हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब कुल मिला के बात यही है कि वैकेंसी निकाली गई है। तो हम बाकी सारी चीज़ें जो हमारे को डिस्कस नहीं करनी है उसको हम छोड़ते चलेंगे और हम मेन चीज़ें यहाँ से निकालते जाएंगे। सबसे पहले एलिमेंट्री टीचर्स आर अपॉइंटेड इन द स्टेट थ्रू absorptions of junior teachers after 3 years of continuous and satisfactory service considered through a committee at the district level. A junior teacher schematic becomes eligible to be a junior teacher after 3 years of continuous and satisfactory सर्विस। मतलब 3 साल बाद आपका जो है ये एक जूनियर टीचर का जो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल की वो हो जाएगी आपकी पोस्ट, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का वो जो है वो औहदा हो जाएगा आपका, ये आप समझ लीजिए। और देयर 6 year of engagement as mentioned above will be co-terminus with that of Samagra Shiksha scheme till their absorption in the regular elementary cadre। तो ये आपके कुछ लिखे हुए हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे इसको पढ़ लें। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो यहाँ पे बोला गया है 1st to 5th क्लास का पहला ग्रुप हो जाएगा क्लास का, और फिर हो जाएगा 6th to 8th क्लास का। तो ये 2 अलग लेवल के ग्रुप होते हैं और इनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए यहाँ पे बोल दूँ आपको, जैसे एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट यही है कि आपको जो वैकेंसी निकाली जा रही है आपकी एंड इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर इनवाइटेड एप्लीकेशन आपकी निकाली गई है यहाँ पे, और इसमें बोला गया डेट एंड मैनर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जितनी भी इससे रिलेटेड लास्ट डेट होगी, स्टार्टिंग डेट से सब कुछ। मेनली आज से फॉर्म शुरू है और नेक्स्ट लास्ट डेट मैंने आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, 10th of October रहेगी आपकी लास्ट डेट। डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई जाएंगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ कवर करी जाएंगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन आप जानेंगे, ऑनलाइन होगा अप्लाई, फॉर्म देखेंगे आप जहाँ पे, तो ये कंप्यूटर एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका। और इसमें बोला गया है एलिजिबिलिटी यही है कि कैंडिडेट सिक्योरिंग परसेंटेज, जो भी उसकी मार्क्स आएंगे, यहाँ पे एक एग्जाम लिया जा रहा है जो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, उसमें जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पर उसका सिलेक्शन होगा और उसको ये जॉब मिल रही होगी। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी 1st to 5th क्लास के लिए आप देख लीजिए कि जैसे कि हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल्स यानी कि +2 और इज इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% के साथ, एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर 2 साल का डिप्लोमा मांगा जाएगा 1st to 5th क्लास को, 1st to 5th क्लास में पढ़ाने के लिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। सेम अगर आप देखेंगे, आप अगर जैसे 12th+ हैं पास्ड और 45% के साथ और 2 साल का आपने एलिमेंट्री डिप्लोमा करा है बाय वट एवर नेम नोस, भले ही उसका 2 साल का डिप्लोमा कुछ भी हो, उसका नाम कुछ भी हो, इन अकॉर्डेंस विद द NCTE के हिसाब से, तो वो भी आपका यहाँ पे वैलिड माना जाएगा।
दूसरी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, 4 साल का डिप्लोमा भी यहाँ पे वैलिड रहेगा। सब चीज़ें आप यहाँ से अपने हिसाब से चेक कर पाएंगे। ग्रेजुएशन वाले और 2 साल के डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। और पास और एंड, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये अब एलिजिबिलिटी में कंडीशन क्लियर हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है और वाले ऑप्शन में तो आपको ऑप्शन मिल गए क्वालिफिकेशन में, एंड में बोला है कि पास इन द ओ टेट, यानी कि ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है। अब यहाँ पर सी टेट वाले क्लियर कर लें, जैसे मैं आपको बता दूँ सी टेट वाले एलिजिबल हैं नहीं, उनको मैं क्लियर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। मेनली यहाँ पर मेरे को जैसा दिख रहा है तो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को सी टेट वाले तो पढ़ा ही नहीं सकते। सी टेट वाले वो कैंडिडेट्स होते हैं मेनली, सी टेट के लिए जो अप्लाई करते हैं वो कैंडिडेट्स जो हैं वो एक सेंट्रल लेवल पर होता है एग्ज़ाम, वो भी टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम ही होता है आपका। वो एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें आपके डीएलएड बीएड जैसे कैंडिडेट्स जो भी क्वालिफाइड डिप्लोमा करा है या फिर बैचलर में डिग्री करी है, बैचलर ऑफ एजुकेशन वाली, बीएड वाली, वो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं इसको, तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ यहाँ पर ओटेट दिए हुए कैंडिडेट और ओटेट का पेपर 1 जिन्होंने दिया फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास का, वो यहाँ पर इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को पढ़ाने के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव ओडिशा एज MIL अप टू 10th और पास इन ओडिशा लैंग्वेज। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ओडिया एज MIL अप टू 10th और पास इन ओडिया लैंग्वेज टेस्ट इक्विवेलेंट टू मैट्रिक स्टैंडर्ड कंडक्टेड और डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा एक्सेप्ट एस्पेक्ट फॉर द कैंडिडेट्स एज मेंशन्ड अंडर पैरा 5.2। अब आगे एक पैरा आएगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे कुछ। यहाँ पर मेन आप ये समझिए, आपसे बोला गया है कि आपको जो है पास होने चाहिए आप उड़िया लैंग्वेज के अंदर अपने 10th के लेवल पर, 10th में आपने उड़िया लैंग्वेज पढ़ी हुई हो, और ये आपसे बोला जा रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी सेकंड आपकी ये रहेगी 6 to 8 क्लास में अगर पढ़ाना है तो ग्रेजुएशन एंड 2 साल का आपका यहाँ पे डिप्लोमा रहेगा एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जो भी वो एजुकेशन है उससे रिलेटेड आपका डिप्लोमा होगा ये सेम। और या फिर ऐसा भी हो सकता है 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, एंड बीएड। तो यहाँ पर बीएड वाले फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए एलिजिबल माने गए हैं, मैं यहाँ से जहाँ तक देख पा रहा हूँ। तो बीएड वाले यहाँ पे अपना ये डाउट तो क्लियर कर लें। जैसे बीएड का लिखा हुआ है कि 50% कम से कम अगर उनके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं, साथ में बीएड वाले बीएड करे हुए हैं, तो वो भी एलिजिबल रहेंगे 6 to 8 क्लास के लिए। अभी तो ये और वाला था, अभी एंड वाला ऑप्शन भी डिस्कस करने वाला हूँ मैं। अभी पहले आप और का समझिए, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स वाले भी रहेंगे। ये और वाले आप ऑप्शन देख लेंगे। एंड में यहाँ पे यही रहेगा, ओटेट का सेकंड पेपर पास होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव ओडिया एज MIL अप टू 10th क्लास। अब MIL का मतलब मुझे क्लियर नहीं है, और साथ में यहाँ पे पास बोला गया है। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझिए कि उड़िया लैंग्वेज अगर आपने 10th में पढ़ी है और उसमें आप पास हैं तो वही आपका मांगा जा रहा है। और बाकी पैरा 5.2 ये कहता है कि ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर उर्दू, बंगाली और तेलुगु जूनियर टीचर के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास, उस लैंग्वेज में वो पास होना चाहिए, एज द केस में भी एज MIL अप टू 10th क्लास के लेवल तक। मतलब अगर किसी कैंडिडेट ने उड़िया लैंग्वेज नहीं पढ़ी 10th तक या 10th में, तो वो कैंडिडेट को उर्दू, बंगाली या तेलुगु में से अगर उसने कुछ पढ़ी है तो उसका सर्टिफिकेट हो उसके पास, तो वो भी एलिजिबल रहेगा। सिंस देयर एंगेजमेंट इज लाइकली टू बी held in the bilingual schools, such candidates shall produce a certificate from the headmaster of the concerned school to the effect that he has passed HSC, यानी कि 10th क्लास का एग्जाम जो कि उड़िया मीडियम में उसने पास किया हो। तो ये सारे आप देख सकते हैं, सारे आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये एलिजिबिलिटी के रहेंगे। एक्सप्लेनेशन में वही बोला गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ इक्विवेलेंसी ऑफ +2 examination conducted by the institutions declared equivalent by the Council of हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा सेल भी कंसीडर, ओडिशा को कंसीडर किया जाएगा आपके 10th +2 के लिए। ये देखिए बोला गया पर्पस ऑफ 10th +2 यानी कि आपका 12वीं हो जाता है, +2 यानी कि 12वीं क्लास। एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराई गई किसी भी इंस्टीट्यूशन से बाय द काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, तो ओडिशा सेल भी कंसीडर, तो ओडिशा को कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट डिक्लेयर बाय द यूनिवर्सिटीज ऑफ ओडिशा सेल भी कंसीडर। ओडिशा की यूनिवर्सिटीज़ को ही माना जाएगा, वहीं से अगर आपने करे हैं तो लिया जाएगा। सेड यूनिवर्सिटी मस्ट हैव बीन एफिलिएटेड टू, और ये सारी UGC से एफिलिएटेड हो फॉर द पर्पस ऑफ डिग्री इन
जो डिग्री है बीएड में जैसे कि और डिग्री ऑफ अदर यूनिवर्सिटी डिक्लेयर इक्विवेलेंट विद करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की हूँ एंड अ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई शैल बी कंसीडर। तो ये आप इतना ध्यान रखिए, तो जो भी मैंने आपको बताया मेनली यहाँ पे उड़ीसा के स्टेट्स के कैंडिडेट्स जो भी क्वालिफिकेशन वहाँ से ली है और वहीं के वहीं इस पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे, तो वही अप्लाई कर पाएंगे। यही यहाँ पर मेरे को दिख रहा है क्लियरली, फॉर द पर्पस ऑफ 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन, और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे। कैंडिडेट पोजेसिंग और कैंडिडेट फर्निशिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट्स विद ग्रेड्स एंड ग्रेड्स पॉइंट शैल ऑल्सो हैव टू ऑल्सो फर्निश न्यूमेरिकल इक्विवेलेंस। ये आपका ग्रेड सिस्टम अगर आपका होगा A+B+C+, जो भी ग्रेड रहा होगा उस ग्रेड को प्लीज़ आप उस ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। अगर आपका वो CGPA में है तो उसको आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो ये आपका रहता है। और ग्रेड पॉइंट में था फ्रॉम द एग्जामिनेशन बॉडीज फेलिंग विच ही शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। तो देखिए यहाँ पे मार्कशीट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, तो वो एलिजिबल कौन नहीं है वो इस बात को रीड कर लेना आप। एज में आपको बताया दो, एज यहाँ पे 18 से 38 रहेगी, यानी 18 से 38 साल के बीच में 18 ईयर से लेकर 38 एज के बीच वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट दैट प्रोवाइडेड दैट द रिलैक्सेशन इन, अब रिलैक्सेशन में आपको बताया दो क्या रहेगा, डिफरेंट सोशल स्पेशल कैटेगरी इन द फॉलोइंग। इन केस अगर कोई कैंडिडेट SC ST है, वुमेन है, ये सारे कैंडिडेट होंगे तो इनको 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल का रहेगा। एक्स सर्विसमैन यानी कि कोई नेवी आर्मी या ऐसे फोर्सेज जैसे कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं इस जॉब पे, इस पोस्ट पे, तो उनके लिए बोला गया है कि उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उनकी जो डेट रहेगी वो ये वाली रहेगी जो आपको यहाँ से दिख रही है। तो ये मैंने आपको रिलैक्सेशन बता दिया। नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। रिजर्वेशन आप देख लीजिए, उड़ीसा रिजर्वेशन वैकेंसीज पोस्ट एंड सर्विसेज रहेंगे, मतलब वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आपकी रिजर्व रहती है और आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी फिक्स रहेगी कि उस डिस्ट्रिक्ट में इन SC ST या इन रिजर्वेशन कैटेगरी वाले लोगों के लिए कितनी वैकेंसी फिक्स्ड है। तो अब सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी एक मास्टर लिस्ट बनाई जाएगी जो पब्लिकेशन यानी उसको पब्लिश किया जाएगा, उससे आप देख पाएंगे उस मास्टर लिस्ट से कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ है। और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा आपका वो यहाँ पर अथॉराइज्ड एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा। सिलेबस आपको मैं बता दूंगा अभी, और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी और रहेगी। और एक चीज़ और है, आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी एक ड्राफ्ट मेरिट भी बनाई जाएगी, मतलब कि आपके ज़िला के हिसाब से और आपकी जाति के हिसाब से भी आपकी अलग से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे इस एग्ज़ाम के बाद। तो ये सब आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट किस बेस पर रहेगी। और पहले तो आपके मार्क्स कंसीडर होंगे एग्जाम के। मार्क्स अगर सेम है एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स के तो वहाँ पर एज को प्रेफरेंस मिलेगी, फिर आपके परसेंटेज को मिलेगी, और ये 10th 12th के परसेंटेज को, फिर ग्रेजुएशन के, इस बेस पे यहाँ पर चलने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बाद, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उनको वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं जो डॉक्यूमेंट्स में लिखी जाती हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स अभी आपको बता दूंगा, जो भी फॉर्म में अप्लाई करेंगे वो सारे आपको दिखाने हैं। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी एक मेरिट आएगी, साथ में आपकी जो है एक मास्टर लिस्ट भी आएगी जिसमें आपकी ऑल ओवर पूरे स्टेट्स को कंसीडर करके एक रैंक निकाली जाएगी, एक मेरिट निकाली जाएगी। काउंसलिंग और उसके बाद एंगेजमेंट, मतलब वही कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आपके आ रहे हैं, जितने भी जिला आ रहे हैं, जिला परिषद आ रहे हैं आपके ओडिशा राज्य के अंदर, सबके अंदर वैकेंसी फिक्स्ड है, निकाली गई है सबके अंदर। अब यहाँ पे ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट मतलब यहाँ पे बोला गया है टीचिंग इन द स्कूल शैल बी मेन ड्यूटी ऑफ द जूनियर टीचर के लिए। दे मस्ट मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, कि कैंडिडेट्स जो हैं स्टूडेंट्स जो अटेंड कर रहे हैं स्कूल, दे मस्ट इंश्योर कंप्लीशन ऑफ एंटायर करिकुलम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। दे मस्ट एसेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड एंड अकॉर्डिंगली सप्लीमेंट्स एडिशनल इंस्ट्रक्शंस एज रिक्वायर्ड, जो अगर ज़रूरत पड़ती है तो। दे मस्ट इंश्योर कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है MLL फॉर द स्टूडेंट्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्कूल एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। दे शैल इंश्योर कि एटलीस्ट 90% अटेंडेंस जो है चिल्ड्रंस की इन रिस्पेक्टिव स्कूल्स के अंदर इन ऑल क्लासेस के अंदर रहे, हर क्लासेस हर सब्जेक्ट्स की क्लासेस के अंदर। दे शैल रिड्यूस द ड्रॉप आउट ऑफ द चिल्ड्रंस इन द स्कूल। दे शैल मोटिवेट द पेरेंट्स, वो मोटिवेट कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए।
जो भी पेरेंट्स हो ऑफ द विलेज, उस गांव के, इन विच जहाँ पे वो प्राइमरी स्कूल इज सिचुएटेड है, जहाँ पर वो जो भी इस एज ग्रुप के बीच में आ रहे हैं उनके पेरेंट्स को कि भाई वो एनकरेज करें और आगे बढ़ाएं अपने बच्चों को, उन पर ध्यान दें और बाकी सारी चीज़ें, क्लास अटेंड करें, क्लास ना छोड़े। तो ये बहुत सारे रूल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये असाइनमेंट्स है, मतलब ये एक टीचर्स के लिए असाइनमेंट है कि उनको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैंने ये सब बता दिए। तो ये आपका हो गया आपका नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन के बाद में डायरेक्ट बढ़ता हूँ। एक शॉर्ट नोटिस आपका आया था 10 सितंबर को। अभी इसमें बोला गया था कि हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन हमने निकाला था 22 अगस्त को, अब जो कि 20,000 कैंडिडेट्स की, ये देखिए काफ़ी एक बहुत ही एक ऐसा नंबर है जो बार बार कोई ना कोई कैंडिडेट देखना चाहेगा अप्लाई करने से पहले। तो लेकिन कंपटीशन भी उतना आपका हाई रहने वाला है। तो इसमें वैकेंसी हमने निकाली है पूरे उड़ीसा राज्य के हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में निकाली है। सिंपली शब्द यही रहेगा आपका। और यहाँ पर फॉर्म की डेट्स यहाँ पे दे दी गई है, मैंने अब आपको दिखा भी दी है फॉर्म की डेट। और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप इसकी। देयर विल बी नो एग्जामिनेशन फीस। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेशन इनवाइट जो करी जा रही है कैंडिडेट से थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, और डेट लास्ट डेट ये रहेगी। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, देयर विल बी नो एग्जामिनेशन फी, द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड ऑन सीबीटी, यानी कंप्यूटर पे जो एग्जाम हो रहा है आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी फ़ीस नहीं है, फॉर्म बिल्कुल फ्री भरे जा रहे हैं। तो फॉर्म भर दीजिए बिल्कुल फ्री में। जॉब मिलती है तो इट्स वेल गुड, और नहीं मिलती तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म की फ़ीस यहाँ पे नहीं होने वाली है। ये 10 सितंबर का नोटिस है। अब यहाँ पर है स्कीम एंड सिलेबस आपका क्या क्या रहने वाला है। 1 to 5th क्लास का बता देता हूँ मैं आपको, फिर 6 to 8th क्लास का बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपका एरिया ऑफ कंटेंट में ये रहेगा। 1 to 5th क्लास के लिए आपका सिलेबस ये आएगा, एक होगा पेपर 1, एक होगा पेपर 2। पेपर 1 में आपका जनरल इंग्लिश, जनरल और जनरल ओडिया लैंग्वेज, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रहेंगे। इसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स के रहेंगे, नहीं आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो रहा है। फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी, और उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट लर्निंग करिकुलम असेसमेंट, ये सब इसमें आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं और उसके हिसाब से मार्क्स लिखे हुए हैं। और फिर आपका होगा पार्ट 2, जिसमें आपका सब्जेक्ट कंटेंट रहेगा, मतलब कि आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ाने वाले हैं 1st to 5th के बीच में, तो उस सब्जेक्ट के बेस पे एग्जाम रहने वाला है। और फिर आपका पेडागोजी भी होगा। पेडागोजी में आप देखेंगे तो पेडागोजी में आपके पेडागोजी आप जानते हैं हर एग्ज़ाम में लिया जाता है। पेडागोजी में आपके 20 मेनली टीचर्स के रिक्रूटमेंट में, तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होने वाले हैं और 40 मार्क्स का ये रहेगा। तो ये आपका रहेगा फोकस्ड सब्जेक्ट जो पेपर आपका होगा 1st to 5th क्लास के लिए। ड्यूरेशन 150 मिनट्स मिलेंगे आपको ये दोनों पेपर कंप्लीट करने के लिए। और इसमें आपको बोला कि दोनों पार्ट्स कंप्लीट करने के लिए ग्रैंड टोटल आपका 120 है, यानी कि 120 क्वेश्चन और 240 नंबर का पेपर ये आपका रहेगा। मैंने समय और सब कुछ बता दिया। अब देखिए ऑल द क्वेश्चन जितने भी सारे MCQ पे रहेंगे और 2-2 नंबर के रहेंगे। 2 मार्क्स हम देंगे हर करेक्ट आंसर पे, और 0.5 मार्क्स यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ द ईच क्वेश्चन मार्क्स विच इज अलॉटेड बाय द ओसेपा। मतलब आप समझ लीजिए ओसेपा ने जो डिसाइड करा है कि 2 नंबर का हर क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उस 2 में से उसका 1/4 0.5 होता है, तो उतने मार्क्स आपके गलत आंसर पर काट लेंगे। और पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है आर कंपलसरी फॉर बोथ द टीचर्स साइंस एंड आर्ट्स फॉर 1st to 5th क्लास। जो भी साइंस और आर्ट्स सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं 1st to 5th क्लास के बीच में, यानी एक ड्राइंग कह लीजिए, एक आर्ट्स एक सब्जेक्ट होता है, ड्राइंग से रिलेटेड होता है सारा कुछ, इसमें ड्राइंग का ही सब्जेक्ट होता है मेनली, जिसको आर्ट्स बोलते हैं, और एक साइंस होता है। तो ये दोनों के लिए जो भी टीचर्स अप्लाई करेंगे, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे इन टीचर्स के लिए इन पोस्ट पे, तो उनके लिए बोला गया है कि उनको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही उनके जो है कंपलसरी रहेंगे कि वो दोनों ही पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। इन पार्ट सेकंड में आपको बता दूं, पार्ट सेकंड में क्या क्या आएगा। मैथमेटिक्स आपकी आएगी जो आपकी 20 नंबर की होगी, और जो ऊपर नहीं दिया गया था हमें, और उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, और फ्रॉम कंटेंट एंड प्लस 10 मार्क्स, जिसमें से 5 नंबर का जो पेडागोजी होगा। फिर आपका एनवायरमेंटल साइंस रहेगा 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद आपका ओडिया या उर्दू या हिंदी, तेलुगु, बंगाली जैसी लैंग्वेज अगर आपको करनी है, इनमें से कोई एक लैंग्वेज ज़रूर करनी होगी आपको, 20 मार्क्स का ये होगा। फिर इंग्लिश 20 मार्क्स की आएगी, और
क्वेश्चन ऑफ नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स विल बी बायलैंग्वेज। मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट, जैसे कि इंग्लिश का एग्जाम है, इंग्लिश सब्जेक्ट वाला जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे। लेकिन अगर आपका जो सिलेबस रहेगा या फिर जो आप पैटर्न देखेंगे एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स में कंप्यूटर पे, तो उसमें आपको ओडिया लैंग्वेज या जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे वो लैंग्वेज का आपका एग्जाम तो लैंग्वेज बेस्ड रहेगा। उसको छोड़कर ऐसी लैंग्वेज जो कि आपकी लैंग्वेज के अलावा नहीं होती, जो लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होती, वो सारी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रही होंगी। और क्वेश्चंस में भी वो हो सकता है कि वो 10th लेवल तक के आए, 10th लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे। और सिलेबस आपको अभी हम दिखा देते हैं आगे चल के। अब पार्ट 1 जो आपका था, जैसे कि आप पार्ट 1 में देख रहे थे जनरल इंग्लिश पूछी जा रही थी, जनरल इंग्लिश, उड़िया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी क्योंकि उड़ीसा ही स्टेट के अंदर ये सब चीज़ें पूछी जा रही है। तो जनरल इंग्लिश में आ जाएगा ये सब, जनरल नॉलेज में ये सब आ जाएगा, वहाँ के करंट अफेयर में ये सब आ सकता है उड़ीसा, और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके मार्क्स और सारा आपका लिखा हुआ है क्या क्या आएगा। रीजनिंग एबिलिटी में आपको बता देता हूँ, जैसे कि जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, और ये सारे डिसीजन मेकिंग और चाइल्ड डेवलपमेंट जो थी आपकी, उसमें यूनिट 1 में आपका अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा। 30 मार्क्स के अंदर में आपका अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस आ जाएगा। उसके अंदर सब टॉपिक्स आपके ये हो जाएंगे, जैसे कि बेसिक कंडीशन लर्निंग की क्या होती है, मैच्योरेशन, फैटिगो और री इन्फोर्समेंट, और मटेरियल्स, टास्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लर्नर इन इंक्लूसिव कंटेक्स्ट, तो उससे रिलेटेड आपका सिलेबस है ये सारे यूनिट्स। तो इतना लॉन्ग सिलेबस रहेगा, ये सारा आपका हो जाएगा 1st to 5th क्लास के लिए। सेम आप पार्ट 2 का सिलेबस आप देखेंगे तो वहाँ पे लैंग्वेज का अलग दिया गया है, फिर टीचिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, और फिर लैंग्वेज आइटम्स और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे पूरा सिलेबस। मैथ्स का सिलेबस देख सकते हैं क्या क्या होने वाला है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का भी दिखा दिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। स्कीम एंड सिलेबस आपका CBT एग्जाम फॉर द सिलेक्शन ऑफ। अब मैं बात करता हूँ 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए भी मेरे को सेम दिख रहा है कि जनरल, उड़िया, इंग्लिश और बहुत सारी चीज़ें कॉमन वही वाली दिख रही हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स आप देख लेंगे। पार्ट 2 में आप देखेंगे तो सब्जेक्ट कंटेंट और पेडागोजी सेम वही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और जो आपका सब्जेक्ट कंटेंट में रहने वाला है। अब आप देख लीजिए, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोनों स्ट्रीम्स के लिए, या साइंस और आर्ट्स दोनों स्ट्रीम्स के लिए, मतलब कि साइंस और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आप कह लीजिए, आप अगर साइंस आर्ट्स दोनों में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें भी, तो पार्ट 1 तो आपको कंपलसरी करना ही है दोनों फील्ड वाले कैंडिडेट्स को। पार्ट 2 में जो कंटेंट सिलेबस रहेगा इन दोनों फील्ड का स्ट्रीम सेपरेटली, कैंडिडेट हैव टू ऑप्ट, उसको सिर्फ अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। अगर वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहा है फॉर्म, तो साइंस का पार्ट ही वो सिलेक्ट करेगा और उसी को अटैम्प्ट करेगा, आर्ट वाला अटैम्प्ट नहीं करेगा। ऑल द क्वेश्चन जितने भी रहेंगे वो आपके 2 नंबर के हर क्वेश्चन रहेंगे, MCQ बेस्ड रहेगा। 0.5 मार्क्स काटा जाएगा रॉन्ग आंसर पर, यानी कि 1/4। और द कंटेंट जो आर्ट स्ट्रीम का रहेगा उसमें लैंग्वेज 1 में जो इंक्लूड रहेगा वो उड़िया, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, हिस्ट्री एंड सिविक्स, जियोग्राफी जैसी चीज़ें हो सकती हैं। द कंटेंट ऑफ द साइंस स्ट्रीम इंक्लूड्स, उसमें आपका मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, ये सारी चीज़ें होंगी। यानी कि आर्ट्स वाले सेक्शन में मैथमेटिक्स नहीं मिलेगी देखने को, साइंस वाले में आपको हिस्ट्री जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, लाइफ साइंस और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें आपके जो हार्डनेस होगी, आप कह लीजिए कि मीडियम कह लीजिए कि किस लेवल का एग्ज़ाम होगा, तो वो 12वीं के लेवल का एग्ज़ाम होगा, +2 के लेवल का एग्ज़ाम रहेगा, 12th के लेवल का एग्ज़ाम रहेगा। अब आर्ट स्ट्रीम के लिए पार्ट 2 में आप देखेंगे तो आपके उर्दू, उड़िया, हिंदी, इनमें से कोई एक लैंग्वेज जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसका 24 मार्क्स का आपका फ्रॉम कंटेंट से रहेगा, एंड +16 मार्क्स फ्रॉम पेडागोजी से रहने वाले हैं इसके अंदर, यानी कि ये आपका 40 मार्क्स का है। फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं साइंस स्ट्रीम वालों के लिए अलग सिलेबस रहेगा। अब जो पार्ट 1 था आपका 120 नंबर का, उसका आपका अलग से लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस आपका दे रखा है यहाँ पे, तो ये पूरा सिलेबस आप यहाँ से चेक कर लेंगे। आर्ट स्ट्रीम का पार्ट 2 का सिलेबस दिया गया है। फिर उसके बाद साइंस स्ट्रीम का बता देता हूँ आपको, पार्ट 2 का रहेगा ये, मैथमेटिक्स रहेगी, और बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स रहेंगी आपकी फॉर एसेसिंग लर्निंग इन साइंस, और फिजिकल साइंस में आपका मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, सिंबल, वैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आप ये सारी चीज़ें कवर करेंगे अपने सिलेबस में।
अब आप हम बात करते हैं रीसॉल्यूशन। अभी रीसॉल्यूशन क्या है इसको बात कर लेता हूँ। ये वही सेम बोला गया है कि राइट है आपका सबको, आप सबको पढ़ने का, उससे रिलेटेड तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी दोबारा क्लियर कर देता हूँ। कैंडिडेट को यही बोला जा रहा है कि जो जिसको भी लिया जाएगा उसकी क्वालिफिकेशन के बेस पे लिया जाएगा, और हर एक फर्स्ट टू फिफ्थ और सिक्स टू एट्थ के लिए सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं। तो ये सेम चीज़ है इसके अंदर भी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर चलता हूँ रीमेन्यूरेशन। रीमेन्यूरेशन आप समझ लीजिए क्या है। रीमेन्यूरेशन ये है कि ये जो आपकी वैकेंसी है, तो इसमें ये बोला गया है फॉर पोस्ट ऑफ द जूनियर टीचर स्कीमेटिक विल बी फॉलोज एज। जैसे मान लीजिए जूनियर टीचर की जो यहाँ पे वैकेंसी है उसमें आपको 11,100 रुपये यानी कि 11,100 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद EPF जो रहता है एम्प्लॉयर शेयर काम करने वाले के लिए, तो उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट जैसे मान लीजिए ये जो वैकेंसी पे काम कर रहा होगा जो भी कैंडिडेट, और वो जो है विल बी एलिजिबल टू बी, वो जूनियर टीचर की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा आफ्टर वो 3 साल काम करने के बाद, और एंड सेटिस्फैक्ट्री सर्विस की भाई हाँ लगता है यार इसने सेटिस्फाई किया, ऐसा सर्विस दिया है 3 साल तक, तो उसको जो है रेम्यूनरेशन विल बी, उसको फिर वो 13,800 रुपये मिल रहे होंगे उस बाद में 3 साल बाद 11,100 रुपये की जगह, और एक्सक्लूडिंग EPF ऑफ एम्प्लॉयर शेयर, और उसको जो है EPF भी मिल रहा होगा, प्रोविडेंट फंड जैसी चीज़ें। और अब देखिए यहाँ पे जूनियर टीचर आफ्टर 3 ईयर अगर वो जैसे बनता है, उसको जो है रेगुलर एलिमेंट्री टीचर के, उसको विल बी अपॉइंटेड, उसको एलिमेंट्री टीचर के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा थ्रो एब्जॉर्प्शन इन द एलिमेंट्री कैडर, एंड सैलरी जो रहेगी उसकी फिर उसकी 23,800 रुपये हो जाने वाली है। एंड DA HRA और बाकी सारी चीज़ें आपको जो फ़ायदे मिलते हैं वो आपको अलग से मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने बात आपको ये भी बता दिया कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पे आपको काम करने के। नेक्स्ट आप ये जान लीजिए कि उड़ीसा के जो स्कूल्स है गवर्नमेंट स्कूल्स, उसमें आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर ही अपना अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग आप देख लीजिए, फोटो और सिग्नेचर कैसे आपको JPEG या JPG फॉर्मेट रखनी होगी, और साइज़ उसका 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो ना हो, और साइज़ यहाँ पे दिया गया है। और ये सब आप जो है जाकर देख सकते हैं। आपको साइन और फोटो के अलावा कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है यहाँ पे फॉर्म के अंदर, जैसा मुझे इस नोटिस में दिख रहा है। और ये सब आपको फॉर्मेट करने के लिए वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की बात करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे पहली डिस्ट्रिक्ट आपकी है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए। तो आर्ट्स सब्जेक्ट में जैसे आप टोटल देखेंगे तो 30 जो है टोटल आपकी डिस्ट्रिक्ट है, यानी उड़ीसा राज्य में आपकी जो है 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसपे वैकेंसी निकाली गई है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी डिस्ट्रिक्ट्स हो, आई एम नो आइडिया अबाउट दैट, बट मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मेरे को जैसे दिख रहा है कि 30 जो है उड़ीसा में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उसके अंदर आपकी देखेंगे तो अनुगुल में आप देखेंगे तो टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 34 वैकेंसी हैं। सेम अनरिजर्व कैटेगरी में अगर कोई वुमेन है तो उसके लिए 17 वैकेंसी हैं। ये अलग से होंगी, मतलब UR कैटेगरी में वुमेन की वैकेंसी 17 है, तो वो 34 के अंदर नहीं आ रही है, वो 34 UR में मेल के लिए अलग हो रही है, फीमेल के लिए अलग हो रही है, वुमेन के लिए अलग हो रही है। टोटल वैकेंसी आप जैसा यहाँ देख भी सकते हैं 51 हो गई। सेम अब यहाँ पे उड़ीसा राज्य में SEBC करके जो एक कास्ट है, BC आई थिंक बैकवर्ड कास्ट होता है, SC मतलब भी कुछ होता होगा, तो आप देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट है, बाकी आप इसको क्लियर करेंगे जो भी आपका होगा राज्य के हिसाब से। उसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पर जो है 7 वैकेंसी उनके लिए रहेंगे। उसी कैटेगरी में फीमेल्स के लिए 4 वैकेंसी रहेंगी, 4 ऐसी महिलाएं होंगी उस कैटेगरी वाली जिनको वैकेंसी मिल रही होगी। टोटल 11 वैकेंसी ये हो जाएंगी। सेम SC कैटेगरी वहाँ के उड़ीसा राज्य के SC कैंडिडेट्स की 11 वैकेंसी हैं। SC में भी वुमेन्स के लिए 6 वैकेंसी है, टोटल 17 वैकेंसी ये हो रही हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है ST के लिए, फिर ST में भी वुमेन्स के लिए, तो टोटल आपकी ये भी 23 हो जाएंगी। फिर टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई आर्ट्स टीचर के लिए फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में अप्लाई करना चाह रहा है तो उसको 102 वैकेंसी, यानी 102 ऐसे लोग रहेंगे जिनको जॉब मिल रही होगी। ये 102 वैकेंसी टोटल जो आपका बताया गया है, ये जो आपकी यहाँ पे दिख रही होगी डिसेबिलिटी वाली वैकेंसी, उसको इंक्लूड करके बताया गया है। डिसेबिलिटी में आपकी आ रही है एक VI डिसेबिलिटी है, HI है, OH है और MD है। एक्स सर्विसमैन में आपकी 3 वैकेंसी रहने वाली है,
स्पोर्ट पर्सन अगर कोई खिलाड़ी है, कोई खेल में ज़्यादा अच्छा है किसी स्पोर्ट में, और वो अगर किसी बड़े लेवल तक गया और उसने कोई अवार्ड या फिर उसने कुछ ऐसा इंटरनेशनल नेशनल या जो भी उसने खेले हो, वहाँ पे आप उस हिसाब से आपको वहाँ पे फ़ायदा मिल रहा होगा, उसके लिए एक वैकेंसी है उस डिस्ट्रिक्ट में। सेम यहाँ पर बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बता दूँ, बालासोर के अंदर टोटल 102 वैकेंसी, कैटेगरी वाइज आप चेक कर लेंगे। और बारगढ़ में भी आपकी वैकेंसी टोटल यहाँ पर 117 होने वाली है, 117। फिर आपका भाडरख में आपकी 117 वैकेंसी रहेगी। इस तरीके से अब 266 वैकेंसी जो आपकी आ रही है यहाँ पे, वो आ रही है यहाँ पे भोलनगिर से आ रही है। फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे देवघर की वैकेंसी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देवघर में 6 वैकेंसी है सिर्फ। उसके बाद आपका आता है देन कनल में 141 वैकेंसी हैं। और 301 वैकेंसी आपकी कहाँ पर है, 301 वैकेंसी जो है वो आपकी गज गंजाम में वैकेंसी रहेंगी। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट्स के नेम है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे और उसकी वैकेंसी देख सकेंगे आसानी से यहाँ पर जो भी होगी। तो ये आर्ट्स टीचर की वैकेंसी होगी 1st to 5th क्लास को पढ़ाने के लिए। सेम साइंस टीचर के लिए भी लिखी हुई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आप चेक कर लेंगे यहाँ से। आर्ट्स के लिए 6 to 8th क्लास में, और फिर उसके बाद आपका साइंस में 6 to 8th क्लास में। तो ये हो गए। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे उर्दू सब्जेक्ट है, अब कोई कैंडिडेट उर्दू के लिए अप्लाई कर रहा था, जैसे लैंग्वेज में आप उर्दू सिलेक्ट करेंगे आर्ट्स साइंस के अलावा, अगर आप उर्दू सिलेक्ट करते हैं तो उर्दू अगर आप पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बता दूं उसके लिए अनगुल डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं है, अनगुल में किसी के लिए वैकेंसी नहीं है। बालासोर में ज़रूरत रहेगी, बालासोर में उर्दू लैंग्वेज के लिए कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, वो 40 लोग चाहिए। जिसमें आपका देखेंगे तो यूआर की वो भी सारी यूआर है, मतलब बालासोर में उर्दू लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए किसी रिजर्वेशन कैटेगरी की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो अनरिजर्व वैकेंसी रहेगी। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं, ये आपकी ये यहाँ पर डिसेबिलिटी वाली वैकेंसी अलग रहेंगी, ये 2 वैकेंसियाँ अलग हैं, और ये एक्स सर्विसमैन वाली अलग है। सेम आप इस तरीके से यहाँ से वैकेंसी देख सकते हैं। 35 वैकेंसी आपकी एक यहाँ पे दी हुई है, ये कटक की दी हुई है, कुतक या कटक जो भी बोलते हो इसको, इसमें 35 वैकेंसी हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी, और वैकेंसी लिखी हुई है, और ये सारी वैकेंसी आपकी उर्दू की लैंग्वेज वाली रहेंगी। अब उर्दू में ही आप 6 to 8th क्लास की वैकेंसी देख लेना, फिर तेलुगु में आप देख लेना, तेलुगु में 1st to 5th क्लास की वैकेंसी, फिर 6 to 8th। देन आपका बंगाली में भी आप देख सकते हैं, बंगाली में सिर्फ टोटल 20 वैकेंसी हैं, 22 वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी 2 वैकेंसी जो आपकी हैं वो खोरदा में है, और 2 और 13 वैकेंसी आपकी जो है, ये टेबल में से मैं क्लियर कर देता हूँ। 13 वैकेंसी आपकी है मलकनगिरी में रहेगी, और 7 वैकेंसी आपकी जो है वो रहेंगी नबारंगपुर में रहेंगी आपकी 7 वैकेंसी। तो ये आपकी हो गई टोटल सारी वैकेंसी, आप यहाँ से चेक कर पाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपने डिस्ट्रिक्ट को देखें और अपनी वैकेंसी चेक कर पाएँ। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे चल रहा हूँ कि फॉर्म कैसे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाइए अप्लाई करिए। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर किसी ने ओसेपा की वेबसाइट पे पहले कभी रजिस्टर किया है तो वो डायरेक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। लेकिन अगर जिसने रजिस्टर नहीं किया है तो वो पहले रजिस्टर कर लेना अपने आप को। रजिस्टर करने के लिए सिंपल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए आपको, और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। बाकी आप अपनी डिटेल्स को डाल के रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे और फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे। फीस यहाँ पर फॉर्म की कोई होगी नहीं, और जो भी कैंडिडेट चाहे अप्लाई कर दे। मेरे को यहाँ पर जहाँ तक क्लियरेंस मिल रहा है कि दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस जॉब पर, लेकिन सेम स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया है। मैं आपसे मिल रहा हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।